पहाड़ की खबरों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। बड़ी खबरों से करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने से प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों का आंकड़ा 82 पहुंच चुका है। गुरुग्राम से नैनीताल लौटे एक युवक और एक लड़की का सैंपल कोरोना पॉजिटिव निकला है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 30 एक्टिव केस हो चुके हैं। तो बता दें कि लगातार प्रवासियों के आने से मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है और आगे और ज्यादा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जो भी प्रवासी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, भले ही उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही हो, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने से अब संख्या बढ़ रही है। तो उत्तराखंड की भी अगर बात करें तो यहाँ भी गुरुग्राम से लौटे 2 लोगों में जो कि नैनीताल पहुंचे हैं, कोरोना संक्रमण पाया गया और इस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है। 82 हो चुकी है कुल संख्या। एक्टिव केसेस की बात करें तो वो भी 30 है। कुछ लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। एक महिला की मौत हो चुकी है और एक्टिव केस जिनका इलाज अभी चल रहा है हॉस्पिटल में, उनकी संख्या 30 है। इस तरह से कुल संक्रमितों का आंकड़ा उत्तराखंड में 82 है। तो प्रवासी लोग लगातार लौट रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। जाहिर सी बात है, इनसे पॉजिटिव लोगों की संख्या में इजाफा होना तय है। कोरोना की जांच में सरकार तेजी ला रही है। शुक्रवार को कोरोना के 363 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। राज्य में 10,143 बेड कोरोना के लिए तैयार किए गए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह की तैयारी है उत्तराखंड में। बेड की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। कुल बेड की बात करें तो अलग अलग अस्पतालों में 10,143 बेड कोरोना के लिए तैयार किया गया है। अगर कोई संक्रमित होता है तो उसको यहां पर भर्ती किया जा सके। साथ ही मेडिकल स्टाफ को भी लगातार तैयार रखा जा रहा है। जैसे जनपद देहरादून ने 2 दिनों से रैंडम सैंपलिंग की है और आज के दिन हम देखें तो नॉर्मली हम 200 से 300 सैंपल्स भेज रहे थे पर डे टेस्ट के लिए। तो कल हमने मतलब आज हमने 495 सैंपल्स भेजे हैं। यानी कि जो जनपद है जहाँ पे फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल है या फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है, वहाँ पे सैंपलिंग हमारी बढ़नी शुरू हो गई है। जैसे अगर हम देखें तो जनपद हरिद्वार ने ही आज 244 सैंपल्स भेजे हैं पॉइंट ऑफ एंट्री से। तो हमारी सैम्पलिंग की स्पीड भी बढ़ी है और हमारे पास जो हमारी लैब्स हैं, चारों लैब्स जो एक्टिव हैं और उसमें पर्याप्त हमारे पास आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स मौजूद हैं और जो आरटीपीसीआर किट्स हैं वो मौजूद हैं। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी उत्तराखंड के लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 2,12,718 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें 82,834 लोग प्रदेश में लाए जा चुके हैं और बाकियों के लाने की कोशिश भी जारी है, जिसके लिए कई स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। जहाँ तक प्रवासियों को प्रदेश में लाने और प्रवासियों के जो अन्य राज्यों के प्रवासी हैं उनको बाहर भेजने का विषय है, तो आज तक हमारे पास जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं 2,12,718 के आसपास हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से 82,834 लोग हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। इसमें हरियाणा से 16,385, उत्तर प्रदेश से 14,403, चंडीगढ़ से 7,559, पंजाब से 3,886। दूसरे राज्यों से मजदूरों को उत्तराखंड लाया जा रहा है। 1,000 से ज्यादा लोगों को लेकर एक ट्रेन अहमदाबाद से हरिद्वार पहुंची। यहां पहुंचने पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन पर ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और जांच हुई। जिनकी तबीयत खराब थी उनको तत्काल अस्पताल भेज दिया गया। बाकी लोगों को बसों से उनके जिलों में भेज दिया गया। दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोग लगातार प्रदेश में वापस लौट रहे हैं, जिन्हें अपने गंतव्य तक छोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बसों से लेकर छोटे वाहनों तक को लगा रखा है। छोटे वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों को घरों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन लोगों की सुरक्षा की ना तो कोई व्यवस्था है और ना ही खाने का इंतजाम किया गया है, जिससे इन वाहन चालकों में काफी नाराजगी है। रुद्रप्रयाग मुख्यालय पर इकट्ठा होकर इन लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की। कोरोना महामारी के रोकथाम और बचाव के साथ प्रवासियों की वापसी और टेस्टिंग प्रक्रिया को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने इस बाहरी राज्य में
बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों और लोगों की सुरक्षा जांच को लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट सभी जिलाधिकारियों से कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नरों की सहायता करने को कहा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर की तरफ से प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने रैपिड टेस्टिंग किट के निर्माण को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। वहीं पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी। भारत में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के मामले चीन से ज्यादा हो गए। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,000 को पार कर चुका है। देश में कोरोना से अब तक 2649 लोगों की जान गई है। 27,920 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में शुक्रवार को संक्रमण के 1576 नए मामले सामने आए, जबकि यहां कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29,000 को पार कर चुकी है। कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या 1068 हो गई है। तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटे में 40 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 1454 हो चुका है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 340 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अब तक 9,932 कोरोना पॉजिटिव केस बढ़कर हो गए हैं। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 3,07,493 हो चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,09,255 हो गई है। हालांकि इस बीच 17,42,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा लाचार अमेरिका नजर आ रहा है, जहां मृतकों की संख्या 88,000 को पार कर गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1,386 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक 14,80,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। अमेरिका के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा स्पेन में है। 2,74,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। 27,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। रूस में भी हालात बदतर हैं। 24 घंटे में 10,558 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 2,62,000 से ज्यादा कुल संक्रमित इस महामारी की चपेट में हैं। और ब्रिटेन में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। चंपावत में हुए एक सड़क हादसे में 2 प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें टनकपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा ऑल वेदर रोड पर सूखी ढांग के पास उस वक्त हुआ जब एक कार प्रवासियों को लेकर दिल्ली से पिथौरागढ़ आ रही थी। कार में 5 लोग सवार थे। गाड़ी ने अचानक कंट्रोल खो दिया और खाई में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। तो दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही थी एक गाड़ी और इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे। अचानक इस गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और ये गाड़ी एक खाई में जा गिरी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक गाड़ी में आखिरकार इस प्राइवेट गाड़ी में 5 लोग कैसे जा रहे थे, कौन थे ये लोग और क्या इन्हें प्रशासन की तरफ से परमिशन मिला था या नहीं। तो 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। चंपावत से ये खबर है और इसके बारे में और जानकारी जुटाकर अपने संवाददाता से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं। ये प्रवासी थे जो कि बाहर से आए हुए थे और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तो चंपावत में हुए इस सड़क हादसे में 2 प्रवासियों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जख्मी लोगों को टनकपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह हादसा ऑल वेदर रोड पर हुआ है। सूखी ढांग के पास यह हादसा हुआ है। कार प्रवासियों को लेकर दिल्ली से पिथौरागढ़ आ रही थी, तो क्या इस कार को परमिशन थी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बागेश्वर के प्रवासी मजदूर हादसे का शिकार हो गए हैं। सभी मजदूर महाराष्ट्र के पुणे से निजी वाहन में सवार होकर लौट रहे थे, जबकि एमपी के गुना में वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में घायल 35 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों का गुना के स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। सभी मजदूर बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक के निवासी बताए जा रहे हैं।
कोरोना के संकट के बीच देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर साधु संत काफी नाराज हो गए। हरिद्वार के संतों ने पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। संतों ने पृथ्वीराज चौहान से अपनी संपत्ति दान करने की मांग की। इनके ना तो कोई लाज, ना कोई शर्म, ना कोई दया, ना कोई धर्म, ना कोई इनका मान, ना कोई सम्मान, इनके कुछ नहीं है। अनाप शनाप बोलते हैं, इनके जो मन में आता है सो बोलते हैं। तो आए और आकर के सारी अपनी संपत्ति, केवल व्यक्तिगत अपनी अपनी संपत्ति, मैं अपनी संपत्ति देश के नाम करता हूं और वो अपनी संपत्ति देश के नाम करे, और इसी प्रकार से सारे कांग्रेसी आए। संत समाज उसकी निंदा करता है और इस तरह का बयान देने का अधिकार उनको किसने दिया है? इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे लगता है कि इनकी दृष्टि मंदिरों पर ही है। सिर्फ मंदिरों के सोने की ही बात इन्होंने क्यों की? क्योंकि अन्य धर्मावलंबी उनके भी अपने पूजा स्थल है, तो उसकी चर्चा न करके इन्होंने सिर्फ हिंदू मंदिरों की चर्चा की है। अगर चार धाम के कपाट खुल गए हैं, लेकिन लोग लॉकडाउन के चलते बाबा के दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की योजना बनाई है, जिसके जरिए लोग घरों में बैठकर बाबा के दर पर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार इस योजना पर काम कर रही है और जल्द ही इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। बता दें कि वैष्णो देवी मंदिर के अलावा दक्षिण भारत के कई मंदिरों में भगवान के ऑनलाइन दर्शन करने की सुविधा पहले से ही मौजूद है। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, चाहे वो ऑनलाइन पूजा हो, चाहे वो ऑनलाइन दर्शन की सेवा हो, इत्यादि पर हम विचार कर रहे हैं। तो आगे भविष्य में निश्चित रूप में ये सेवाएं जनता को समर्पित होंगी। हम चाहते हैं कि आगे जो हमारी ऑनलाइन दर्शन की सेवा और भी जो ऐप हैं, उनके ज़रिए किस प्रकार से हम लोगों के अंदर धार्मिक चेतना और धार्मिक जो उनके पूजा इत्यादि हैं वो कैसे संपन्न हों, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इनकी वैश्विक महामारी के चलते अभी सभी धर्मस्थल बंद हैं। ऐसे में तकनीकी का प्रयोग करके अगर कोई मंदिर या कोई अन्य धर्मस्थल ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था करता है, ऑनलाइन अर्चना की और भोग की व्यवस्था करता है, तो मुझे लगता है कि स्वागत एक कदम ही है। जब तक व्यक्ति सशरीर अपने भगवान के श्री चरण में नहीं पहुंच पा रहा, मंदिर में नहीं जा पा रहा, वहाँ उपासना करने में असमर्थ है, तो तब के लिए कम से कम ऑनलाइन पूजा की ये अनुमति भी देनी चाहिए। दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिरों में इंटरनेट के द्वारा दर्शन और हाजिरी लगाई जाती है। मित्रों, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान या भगवान के दर्शन में महत्व रखता है व्यक्ति का संकल्प का। अगर संकल्प इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से अगर किसी मंदिर में दर्शन का लिया जाता है तो उसका पूर्ण फल जो व्यक्ति संकल्प लेता है उसे प्राप्त होता है। शुक्रवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही भविष्य बद्री के कपाट भी ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। हर साल बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही भविष्य बद्री के कपाट भी सरदारों के लिए खोल दिए जाते हैं। भगवान भविष्य बद्री का भव्य मंदिर सुभाई में स्थित है। हरिद्वार में बद्रीश पंचायत के कपाट शुक्रवार को पूरे वैदिक मंत्रोच्चार से खोल दिए गए। भगवान शिव की ससुराल कनखल में भगवान बद्री विशाल का विग्रह मौजूद है। कनखल में राजघाट स्थित बद्री विशाल भगवान के कपाट खुलने से पहले गुरुवार से यहां पर रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू हुआ, जो आज दोपहर तक चलता रहा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के साथ भगवान बद्रीश श्रोत का पाठ किया गया। लॉकडाउन के चलते इस बार श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए। इससे पहले हर साल यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते थे। प्राचीन बद्रीश पंचायत मंदिर राजघाट कनखल में सदियों से कपाट खोलने की परंपरा चली आ रही है। यहां पर बद्रीनाथ भगवान की तरह तुलसी युक्त पंचामृत, मूंगफली, चने, इलायची दाना, मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। परंपरा ये थी पहले प्राचीन टाइम में कि जो लोग बद्रीनाथ जाते थे यहाँ से, वो शुरुआत यहीं से करते थे। इसी मंदिर से शुरुआत होती और फिर वो बद्रीनाथ यात्रा पे जाते थे। बीच में परंपरा फिर टूट गई, कोई गाड़ी वगैरह ज़्यादा
साधन हो गए बहुत ज़्यादा, तो मान्यता थोड़ा हल्की बढ़ गई। लेकिन अपने शुरू से हमने दोबारा ये शुरुआत करी है, लोग आते हैं 3 दिन के पाठ खुलते हैं, तो यहाँ पर 1 दिन पहले अखंड रामायण का पाठ रखा जाता है और अगले दिन भंडारा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। हम हर साल आते हैं, हर साल यहाँ भी इनका भंडारा करते हैं। हर साल 1-2 दिन पहले रामायण का पाठ रखा जाता है, फिर वो कीर्तन होता है, कीर्तन के बाद यहाँ जब भोग पड़ता है भंडारा करते हैं। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। इस बार लॉकडाउन की वजह करके लोग कम आ रहे हैं, मगर ये श्रद्धा बहुत है, यहाँ जो भी मान्यता मानी जाती है वो पूरी हो जाती है। उत्तराखंड में आबकारी आयुक्त और शराब कारोबारियों के बीच वार्ता के बाद दुकानों को बंद करने का फैसला फिलहाल टल गया है। दरअसल शराब कारोबारियों का कहना था कि कोरोना काल में 40 दिनों का सरचार्ज खत्म करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में शराब की दुकानें नहीं खुली और उनकी बिक्री डाउन है। हालांकि मामला बातचीत से सुलझ गया और ज्यादातर शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौजूद है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जायजा लिया हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। लॉकडाउन 3 में छूट दी गई है और अब शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कैसे उड़ती हैं ये आप देखिए। कहने के लिए तो ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ नहीं है। आप देखिए अंदर भी आपको स्टाफ के जो लोग हैं भीड़ नज़र आएगी, बाहर आप देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं, भीड़ नज़र आ रही है, और वो भी तब है जब पुलिस मौजूद है। अगर पीछे की ओर आप देखेंगे तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। और ये बड़ी दुर्भाग्यजनक तस्वीरें हैं कि पुलिस के कर्मियों को शराब की दुकानों के मेंटेन करने के लिए इस तरह खड़ा होना पड़ रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। प्रशासन को दोबारा रिव्यू करना चाहिए। बड़ी लंबी संख्या में यहाँ से अगर देखें आप तो लोगों की भीड़ आपको इस तरह नज़र आती है। हर जगह लोग ऐसे खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं ताकि वो शराब ले सकें। और अगर यहाँ पीछे दुकानों की ओर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ आपको कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आ रही है। ये गोले दिखाने के लिए ज़रूर बनाए गए हैं, लेकिन लोग अगर सामने आप देखेंगे तो काउंटर्स पर इस तरीके से आपको नज़र आते हैं। एक व्यक्ति को एक पेटी तक की लेने की कैपेसिटी तय की गई है, उसकी सीमा तय की गई है। लेकिन ये तस्वीरें हैं, ये बताती हैं कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कागजों में है और वो नज़र नहीं आ रही है। और अब हम जब खबर करने लगे हैं तो उसके बाद पुलिस थोड़ा हरकत में आई है और अब लोगों को ये कहा जाने लगा है कि लोग यहाँ से हटें, डिस्टेंस मेंटेन करें। लेकिन ये प्रशासन को सोचना होगा कि इस वक्त जब पैंडेमिक माहौल है, जब देश कोविड से लड़ रहा है, वहाँ आप इस तरह पुलिस का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी लोगों को शराब दिलाने में। तो ऐसे आदेशों को रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये तस्वीरें रोज़ाना नज़र आएंगी तो कम्युनिटी स्प्रेड रोकने की जो आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात रह जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। हल्द्वानी में शराब कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्से में शराब की दुकान बंद करने को लेकर कारोबारियों की स्थिति अलग अलग है। देहरादून में आबकारी आयुक्त और शराब कारोबारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें शराब कारोबारी दुकान खोलने को लेकर राजी हो गए, लेकिन हल्द्वानी में शराब कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। व्यवसायियों का कहना है कि करीब 2 महीने दुकानें बंद होने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है और पिछले वित्तीय वर्ष का माल तक अभी नहीं बिका। लॉकडाउन ने पर्यटन सीजन को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे और नुकसान का सामना करना पड़ा। देखिए, हमारी जो सरकार से मांगे हैं उसमें इतने अनवांटेड टैक्स लग गए हैं, ये बात कल भी हुई थी हमारी, कि दूसरा ये है जो यहाँ का जो उद्योग है, आबकारी से रिलेटेड जो भी उद्योग हैं वो केवल पर्यटन पे हैं। पर्यटन इस समय बिल्कुल ख़त्म है। दूसरा जो कोविड टैक्स बढ़ाया इनने, जो कि आपकी आबकारी की नीति में नहीं था, तो सारे लोगों ने आज लगभग 100% नैनीताल बंद है। ऐसा कोई किसी का आता है ज्ञापन तो वो आगे शासन में भेज दिया जाएगा, तदनुसार फिर शासन के आदेशानुसार उसका डीसी ठीक है। कहा अर्थव्यवस्था में जैसे कोविड-19 के कारण सब जगह अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, तो वही कारण इसके शराब के व्यवसाय में भी उसी का असर हुआ निश्चित तौर पर। उधम सिंह नगर में अपहरण के केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है।
एसएसपी के आदेश के बाद कोतवाल एनबी भट्ट और मुंशी बलवंत सिंह को निलंबित किया गया है, जबकि चौकी इंचार्ज अशोक कांडपाल को लाइन हाजिर किया गया है। एनबी भट्ट बाजपुर में तैनात है, जबकि बाकी दोनों पुलिसकर्मी बन्ना खेड़ा चौकी पर तैनात हैं। दरअसल बन्ना खेड़ा चौकी में एक परिवार ने नाबालिग के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इन पुलिसकर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब परिजनों ने डीजी लॉ एंड ऑर्डर से इसकी शिकायत की तो आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर दी गई और नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया। प्रकरण जो है उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था कि कार्रवाई वहाँ पर किसी केस में ठीक नहीं हुई है। उसमें जो है प्रथम दृष्टया जो संज्ञान लिया गया है उसके संबंध में कार्रवाई की गई है और इसकी जांच एडिशनल एसपी काशीपुर को दी गई है कि उस संबंधित प्रकरण में कितनी गलती किसकी है और जो भी होगा न्याय उचित कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस प्रवासियों को लेकर पहुंची, लेकिन 167 यात्री यहां से क्वारंटाइन होने के बजाय गायब हो गए, जिसके बाद डीएम ने गायब हुए सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। दरअसल 12 मई को गुजरात के सूरत से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हरिद्वार पहुंची थी। रवानगी के वक्त ट्रेन में 1340 लोग सवार थे, लेकिन जब हरिद्वार में मुसाफिरों की गिनती हुई तो 1173 लोग मिले। अब प्रशासन इस बात की जानकारी जुटाने में लगा है कि क्या गायब हुए लोग सूरत से ट्रेन में सवार हुए थे भी या नहीं। जहाँ ऑरिजिन होता है वहाँ से जो है हमें एक सूची शेयर करते हैं कि कितने पैसेंजर्स उसमें आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद जो है वो फिगर्स में जो है थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या वो वहाँ पे बोर्ड हुए थे या नहीं करके। अगर बोर्ड होने के बाद यहाँ लापता होते हैं तो फिर जो है उस पर जो है हमें जांच करना पड़ेगा कि रास्ते में कहीं उतर तो नहीं गए हैं करके। मगर क्या है कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है हम एग्जैक्टली बता पाएंगे। तो अभी वर्तमान में जो है वो पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है, तो वेरिफिकेशन होने के बाद हम बताएंगे। प्रदेश में सरकार पर्यटन गतिविधियों को शुरू कराने की बात कह रही है, तो वहीं सीएम ने भी प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी मांग रखी, लेकिन प्रदेश सरकार के ही मंत्री सुबोध उनियाल की इस मामले पर अलग राय है। उनके अनुसार अभी बड़ा संक्रमण काल आने वाला है। सुबोध उनियाल ने कहा कि हमें अभी पर्यटन या कुछ भी खोलने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहाड़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।